हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं नागराज ड्रैकुला के बाद उसकी अगली ड्रैकुला सीरीज की अगली कॉमिक्स ड्रैकुला का अंत। लेकिन इसके पूर्व के दो भाग ड्रैकुला का हमला और नागराज और ड्रैकुला अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ जाके आप इन कॉमिक्सों को पढ़ सकते हैं। तभी आपको ये कॉमिक्स आगे समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ड्रैकुला का अंत। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं ड्रैकुला का अंत नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। ये देख सकते हैं उसका शानदार कवर पृष्ठ। जीतिए लाखों रुपए के उपहार। इस विशेषांक में नागरा मेगा कॉन्टेस्ट प्रवेश पत्र। ड्रैकुला, रोंगटे खड़े कर देने के लिए इस नाम को सुनना ही का बहुत है। एक ऐसा रक्त पिपासु जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको कुछ दिन या साल सदियों के लिए सुलाकर रखा जा सकता है, क्योंकि ड्रैकुला हमेशा उठ खड़ा होता है। जो सदियों पहले संत यूलोजन के हाथों मारा गया, फिर ध्रुव के हाथों मारा गया और नागराज को काट गल गया, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यह नागपाशा का अमृत मिला रक्त पीकर अविनाशी हो गया था। और इस बार इसको मात दी वैदाचार्य की तिलिस्म शक्ति ने, और ड्रैकुला को इस तिलिस्म शक्ति के बोझ तले गायब हो गया था। लेकिन यह नहीं था ड्रैकुला का अंत। ये तूने मुझे कहाँ पर ला पटका है वैदाचार्य? ये कौन सी दुनिया है? ड्रैकुला ने कई लोग देखे, अनगिनत रहस्यों हो जाए, लेकिन इस रहस्यों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस संबंध में जाने के लिए ड्रैकुला का हमला व नागराज और ड्रैकुला। उजाड़ बेबयान दुनिया, जहाँ ना जिंदों का कोई निशान है, ना ही मुर्दों का कोई चिन्ह। फिर मैं खून किसका पीऊंगा? जिंदा कैसे रहूंगा? शायद नहीं रहूंगा। ये जरूर वैदाचार्य का तिलिस्म है और ये उस तिलिस्म के रक्षक हैं, और अगर इसमें तिलिस्मी शक्ति है तो ये मुझे नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। ड्रैकुला का सोचना सही था। वह प्राणी उसको नुकसान पहुंचा सकता था और ड्रैकुला उस नुकसान से बच नहीं सकता था। आहा, इसका शिकंजा तो बहुत मजबूत है। मैं ना तो इसको खोल पा रहा हूँ, ना ही अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग कर पा रहा हूँ। शायद इस तिलिस्म के अंदर मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। खशाक! लेकिन फिर भी मैं छूटने की कोशिश करनी होगी। ड्रैकुला का वार जोरदार था, लेकिन ना तो उस प्राणी पर उसका कोई असर हुआ, ना ही ड्रैकुला दूसरा वार करने लायक रह पाया। आहा, मेरा हाथ काट डाला, मेरा पूरा हाथ ही काट डाला। अब मैं अपनी सदियों की लंबी जिंदगी में ड्रैकुला को ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। अरे, मेरा हाथ तो अपने आप जुड़ रहा है, पर कैसे? कच्च समझा, यह जरूर नागपाशा के उस रक्त का कमाल है जिसको मैंने चूसा था। मेरे शरीर में भी अमृत दौड़ गया है। मेरा शरीर अब सही मायनों में अविनाशी हो गया है। यानी अब मुझको अपने शरीर के नष्ट होने का डर भी दूर भगा देना चाहिए। अब मुझको पूरा ध्यान देना चाहिए उस जीव को मारने में, और उसके बाद उसको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता भी ढूंढने लगाना चाहिए। लेकिन बिना किसी शक्ति के मैं उस भयानक जीव को मारूंगा कैसे? ड्रैकुला के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि उसको बगैर किसी शक्ति के दुश्मन से जूझना पड़ा हो, लेकिन उसको इस प्राणी से निपटने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। यह मुझको मार तो नहीं सकता, लेकिन मुझको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मेरे अंगों को जुड़ने से रोक सकता है, और वह वही कर रहा है। पर अब मैं इसको ऐसा करने नहीं दूंगा। तिलिस्मी शक्ति मुझको मेरी सारी शक्तियाँ छीन सकती है, लेकिन मुझसे मेरी असली शक्ति नहीं छीन सकती। वह शक्ति है मेरी क्रूरता। ड्रैकुला के हाथों ने उस प्राणी का एक दांत उखाड़ लिया, और फिर तलवार की तरह उस दांत को घुमाता हुआ ड्रैकुला का हाथ उस प्राणी के शरीर को कागज की तरह काटता चला गया। अब भागने का कोई फायदा नहीं। तूने मुझसे उलझने से पहले भागना चाहिए था। अब यहाँ कुछ जाएगा तो सिर्फ तेरी जान। और मैं, अरे ये तेज रोशनी का कहाँ चमक उठी? क्या ये भी तिलिस्मी शक्ति का ही वार है? हाँ, ये तो सचमुच तिलिस्मी शक्ति का ही वार होगा, क्योंकि इन चमत्कारी रोशनी में यह प्राणी घुल रहा है और यह किरण मुझको जला पा रही है। उफ, मुझे इस तिलिस्म से किसी भी तरह से निकलना होगा। ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया वैदाचार्य? ड्रैकुला समझ नहीं पा रहा था कि वह किस लोक में पहुंच गया है, और मुसीबत सिर्फ ड्रैकुला पर ही नहीं, कहीं और भी टूट रही थी। मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, अपना खून पिला। ड्रैकुला के दंश ने नागपाशा को वैम्पायर बना दिया है। मेरी आंतरिक शक्तियां भी इसको ठीक करने में नाकाम हो रही हैं, और ये मुझको पहचान तक नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक ये गहरी बेहोशी में था, न जाने इसको अचानक होश कैसे आ गया और मेरा ही खून पीने पर उतारू हो गया। बचाओ, कोई तो मुझे इससे बचाने के लिए बचाओ। हम तुमको बचाएंगे गुरुदेव, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा भागने की कोशिश मत करना। तुम महानगर की सीमा से बाहर नागपाशा को नहीं ले जा सकते। महानगर चारों तरफ एक तिलिस्म में बंधा है, इसलिए जब तक नागपाशा महानगर के अंदर है तब तक इसकी शैतानी शक्तियाँ काबू में रहेंगी, और जैसे ही महानगर से बाहर आया वैसे ही बेकाबू हो जाएगा, जैसे अभी हो गया था। ओह नागराज और वैदाचार्य, शुक्र है कि तुम दोनों वक्त पर आ गए, वरना मैं भी वैम्पायर बन चुका होता।
लेकिन अब हम इस मुसीबत का इलाज क्या होगा? हम भला कब तक नागराज को 33वीं बार से बेहोश करते रहेंगे? इसको ठीक करने का इलाज मैं लेकर आया हूँ नागराज। ध्रुव, तुम और तुम्हारे साथ ये कौन है? मैं तो महानगर पर वैम्पायरों के हमले की खबर पाकर ही दौड़ा चला है। और ये लोरी है, तंत्र साधिका और संत इल्यूजन की वंशज। इसी संत इल्यूजन की वंशज जिसकी हड्डियों के क्रॉस ने पहली बार ड्रैकुला का नाश किया था। मैंने भी इसकी मदद से ही राजनगर के आतंक फैला रहे ड्रैकुला का हमला नाकाम किया था। इसके रक्त में वैम्पायर शक्ति को नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। इसके रक्त की एक बूंद नागपाशा के मुंह में जाते ही नागपाशा वैम्पायर रूप से मुक्ति पाकर सामान्य हो जाएगा। लोरी का रक्त नागपाशा के मुंह में टपका, लेकिन नागपाशा पर उसका असर नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ, शायद असर धीरे धीरे सामने आएगा। नहीं ध्रुव, इस बार ड्रैकुला जब जिंदा हुआ था तो उसने लोरी के रक्त के खिलाफ भी प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली थी और नागपाशा को ड्रैकुला ने उसके बाद काटा है। अब लोरी का रक्त ड्रैकुला के असर को ख़त्म नहीं कर पाएगा। यानी ड्रैकुला को एक ही तरीके से हर बार नहीं मारा सकता, हर बार नए तरीके से मारना होगा। हाँ, और इस बार उसको तिलिस्मी शक्ति ने विवश किया है। जल्दी वह तिलिस्मी शक्ति को भी सहने की क्षमता प्राप्त करके हमारे सामने आएगा। तब उसको तिलिस्मी शक्ति भी रोक नहीं पाएगी। फिर हमको क्या करना चाहिए? मैं जानता हूँ ड्रैकुला नष्ट नहीं हुआ है। तिलिस्मी आंधी ने उसको कहाँ पर उठाकर फेंका यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वह मेरे तिलिस्म के पार नहीं जा सकता। हमारे आसपास कई अदृश्य लोग हैं। अलग अलग समय काल में महानगर के स्थान पर कई सारी अदृश्य दुनिया हो सकती हैं। ड्रैकुला भी उनमें से एक दुनिया में ही होगा, पर होगा वह महानगर की सीमा के अंदर ही। मैं साधना से उसका पता लगाता हूँ। वैदाचार्य समाधि में लीन हो गए। मुझे ड्रैकुला की उपस्थिति का आभास मिल रहा है, लेकिन वह आभास बहुत क्षीण था। वह हमसे दूर भी नहीं जा पाया, लेकिन वह जहाँ भी छुपाया कई परतों के बीच छुपाया। लेकिन मैं सारी परतें उधेड़ कर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। और दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं आ रहा था। और उसके आसपास कई अन्य तिलिस्म प्राणी भी मुझ पर हमला करने के लिए ठिकानों से बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन ये तिलिस्मी प्राणी है तो ड्रैकुला भी नरक का शैतान है। चाहे दर्जनों हो, सैकड़ों हो या हजारों, मेरे कहर से बच नहीं पाएंगे। ड्रैकुला के पास वह एक ही हथियार था, कहर पर पाने की शक्ति। मेरे नाखून ही बहुत ही हैं वैद्याचार्य के तिलिस्मी प्राणियों के बदन फाड़ देने के लिए। ओह, जाले की तरह चारों तरफ से फैले अजीबोगरीब रस्सियाँ मेरा रास्ता रोक रही हैं, मेरी फुर्ती कम कर रही हैं। और इनके आड़ में छिपे तिलिस्मी प्राणी मुझ पर हमला करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी समय से मैंने खून नहीं पिया है, हलक सूख रहा है, ताकत भी कम हो रही है, और ये इसका फ़ायदा उठाकर मेरे शरीर के द्रव्यों को चूस रहे हैं और एक एक करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक साथ रोकना होगा। ड्रैकुला की शक्ति के सामने वह रस्सी टिक नहीं सकी और ड्रैकुला के हाथ जादुई तरीके से हवा में नाच उठे और रस्सियों के छोर फांसी के फंदों की तरह रूप लेते चले गए। और कुछ ही पलों बाद ड्रैकुला पर हमला करने वाले प्राणी फांसी की सजा पाए कैदियों की तरह लटके हुए थे। बड़ी प्यास लग रही है तुम कमीनों ने मेरा जरा सा खून पीने की ज़रूरत की है। तुम्हारी नसों में दौड़ता तरफ चाहे खून ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो मेरी प्यास थोड़ी देर के लिए कम कर सके। ड्रैकुला ने अपने खून का मूल सूद तक वसूल लिया और उसका असली चमत्कार दिखना बाकी था। अरे ये रस्सियाँ तो इन प्राणियों को अपने अंदर खींच रही हैं। ये प्राणी इनके अंदर जाकर गायब होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे तिलिस्मी प्राणियों को लीलने के बाद अभी रस्सियाँ मुझको अपने शिकंजे में कस रही हैं। शायद ये रस्सियाँ प्राणियों को असफलता का दंड दे रही हैं। अब उनका अधूरा काम खुद पूरा करना चाहती हैं। उफ, मैं इन रस्सियों को खोल नहीं पा रहा हूँ। इनके रेशे बदन अंदर तक घुसते जा रहे हैं। अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो रस्सी मुझको भी अपने अंदर खींच लेंगी। पर मैं क्या करूँ? इन्हें कैसे कमज़ोर करूँ? इनको मामूली रस्सियाँ ड्रैकुला को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं कमज़ोर करूँगा इनको ज़रूर। और अगले ही पल रस्सियों में कसा ड्रैकुला का शरीर गोल गोल घूमने लगा और रस्सियों में ऐंठन पड़ने लगी और ऐंठनों का दबाव अपनी सीमा तक पहुंच गया और ड्रैकुला का शरीर उल्टी दिशा में घूमने लगा। ऐंठने पहले तो खुनी, फिर रस्सियां विपरीत दिशा में ऐंठने लगीं। 3-4 बार लगातार ऐसा करने से रस्सियों के तंतु खिंचकर इतने कमज़ोर हो गए कि ड्रैकुला की बाहें उनको तोड़ सकें। ओहो, बाल बाल बचा, वरना ये रस्सियाँ काफ़ी हद तक मुझको अपने शरीर के खींच चुकी थीं। लेकिन ये मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। मुझको इनसे दूर भागना होगा, किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होगा। पीछे देख कर भागता ड्रैकुला यह नहीं देख पाया कि वह कहाँ पर है। आह, यह क्या! आगे एक तिलिस्मी अवरोध है और अवरोध की उस दीवारों में बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं। लेकिन अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ? आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, एक तिलिस्म से बचकर आया तो दूसरे तिलिस्म में आ फंसा हूँ। अब मैं क्या करूँ?
कब तक लड़ता रहूं, लेकिन इन कांटों से निकलने के कारण ये छेद बने हुए हैं। इन छेदों से दीवार लचीली है, मैं इस छेद से निकलकर रस्सियों से बच सकता हूँ। ड्रैकुला उस छेद में घुसता चला गया। ये मैं कहाँ गया? मैं तिलिस्म में, एक तिलिस्म से फंसा दूसरे में आ गया। मैं क्या करूँ? मैं कब तक लड़ता रहूँ? ड्रैकुला लगातार आती मुसीबतों से परेशान हो गया था, और ड्रैकुला को ढूंढने वाले अभी तक उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाए थे। ड्रैकुला से आती तरंगें बहुत क्षीण है, अब तो उन तरंगों को पकड़ पाना ही मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से ड्रैकुला को जल्दी ढूंढने का एक कारण और भी है। वह कारण क्या हो सकता है, लोरी? अब तक ड्रैकुला दुष्ट आत्मा को निर्वोध रूप से राजा था। कोई भी दुष्ट आत्मा उसको चुनौती देने का साहस नहीं करती थी, लेकिन अब ड्रैकुला के इस तरह के गायब होने से हर ताकतवर दुष्ट आत्मा ड्रैकुला का सिंहासन हथियाना चाहेगी। आत्माओं के में एक भीषण संघर्ष छिड़ जाएगा, लेकिन इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, लोरी? हर आत्मा दूसरे को अपनी शक्ति दिखाना चाहिए, और ऐसा वे जिंदा प्राणियों के बीच आतंक फैला कर करेंगी। ड्रैकुला ने अब तक जितना आतंक फैलाया उससे 100 गुना ज़्यादा आतंक बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति को हम कैसे रोक सकते हैं? ड्रैकुला को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर रोका जा सकता है। हमको ड्रैकुला को ढूंढना ही होगा, ताकि पहले हम बाकी आत्माओं को काबू करें, फिर उसको नष्ट करें। अब ड्रैकुला को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी, वैदाचार्य। अब हमारा तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, नागराज। मैं तो वापस राजनगर चलता हूँ। तुम भी अपने अपराधियों से निपटने के काम पर लग जाओ। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, वैसे तो कोई भी अपराधी ड्रैकुला के डर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी गश्त तो लगानी पड़ेगी, और जाने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि गुरुदेव और नागपाशा दोबारा ना भाग पाएं। मुसीबतें ना तो ध्रुव के लिए खत्म हुई थी, ना ही नागराज के लिए, क्योंकि तिलिस्मी घेरे में रहने के बावजूद भी महानगर में नई शैतानी शक्तियां अपना सिर उठा रही थी, गर्र। और महानगर पर छाए तबाही के बादल एक बार फिर कहर बरसाने लगे थे। महानगर पे आई छोटी से छोटी मुसीबत भी नागराज की नज़रों से छिप नहीं सकती थी। फिर ये मुसीबत तो महानगर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों से भी बड़ी थी। हे देव कालजयी, ये क्या चीज़ है? देखते ही देखते इतना विशाल का पेड़ कहाँ से उगाया? इसमें तो शैतानियत के लक्षण साफ दिख रहे हैं। शायद लोरी ही ऐसी किसी आने वाली मुसीबत का इशारा कर रही थी। इस मुसीबत को रोकना ही होगा, वरना इसकी जड़ें इमारतों की नींवों और शाखाओं की इमारतों को, दीवारों को देखते देखते चूर कर देंगी। यह अकेला शैतान महानगर को धूल में मिला देगा। लेकिन तिलिस्मी घेरे में होने के बावजूद ही महानगर में शैतानी शक्ति कैसे काम कर रही है? खच्च! वैदाचार्य और लोरी की साधना को भी विनाश वृक्ष ने बंद कर डाला था। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी महानगर में विनाश फैलता ही जा रहा है। इसमें शायद ड्रैकुला और उसके सेवकों की शक्तियों को ठीक से आंका नहीं था। वैदाचार्य जी, तुम्हारा तिलिस्म विफल हो गया गुरुदेव। अब इस शैतानी ताकत को मेरी आंतरिक शक्ति रोक सकती है। खोल दो मेरे बंधन, ताकि मैं इस विनाश के वृक्ष को नष्ट कर सकूं। तुम्हारी नाग बंधनों को सिर्फ नागराज ही खोल सकता है, और मेरा तिलिस्म विफल नहीं हुआ है। बस मैं तिलिस्म बांधते वक्त हड़बड़ी में एक बात भूल गया। वह क्या वैदाचार्य जी? मैंने तिलिस्म को इस प्रकार बनाया है कि शैतानी शक्तियाँ जीवों के शरीर में रहकर काम न कर सकें, लेकिन मैं ये भूल गया था कि जीवन का एक रूप ही और भी होता है, पेड़ पौधे। मेरा वर्तमान तिलिस्म इसमें घुसी शैतानी ताकतों को रोकने में असमर्थ है। तो आप इस भूल को सुधार क्यों नहीं डालते? आप एक नया तिलिस्म रच डालिए, जो जीवों के साथ साथ वनस्पति जीवन में भी शैतानी ताकत को पनपने से रोक सके। ऐसा करने के लिए मुझे पुराना तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा, और उस तिलिस्म को तोड़ते ही नागपाशा के साथ साथ न जाने कितने लोगों के अंदर छुपी शैतानी ताकतें जागृत हो उठेंगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? अभी एक ही वृक्ष में शैतानियत के लक्षण नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें पैदा हुई शैतानी शक्ति को रोकने के लिए मैं एक तिलिस्म की रचना करता हूँ। बाकी वनस्पतियों में अगर शैतानी ताकतें पैदा होती हैं तो उनसे बाद में निपटेंगे। तुम तब तक ड्रैकुला को ढूंढने का प्रयास जारी रखो। वैदाचार्य को तिलिस्म की रचना जल्दी से जल्दी पूरी करनी थी, क्योंकि पूरे महानगर के साथ साथ नागराज की जान भी खतरे में थी। इसकी डालें तो अनगिनत है, एक दो डालों को काटने से काम नहीं होगा। इस पर कोई ऐसा घातक वार करना होगा जो तने को चीर कर रख दे। मेरे ध्वस्त सर्पों के कुछ होगा वार, जिसके धमाके से मिसाइल की वार की शक्ति होती है। नागराज के उस वार ने विनाश वृक्ष ने वह सीना फाड़ डाला। ओह, ये तना फट गया है और इसके अंदर से खून का झरना फूट पड़ा है, लेकिन विनाश वृक्ष पर इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। तड़ाक! वार बहुत जोरदार था। मेरा दिमाग बेहोशी के अंधेरे में डूबता जा रहा है, लेकिन मुझको अपने आप को संभालना होगा, वरना यह बेहोशी का अंधेरा मेरे लिए मौत का अंधेरा साबित होगा। ये पेड़ शैतानी अवश्य है, लेकिन ये भी एक जीवित वस्तु है, और अगर ये जीवित वस्तु है तो मेरी विश्वकार का इस पर असर जरूर होगा, और इसके लिए इसके सर तक पास पहुंचना होगा, इसकी डालों से बचते हुए। नागराज की योजना तो ठीक थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ऐसा करके विनाश वृक्ष के शिकंजे में आता जा रहा है। इतनी तीव्र विश्वकार मैंने आज तक नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि विनाश वृक्ष पर इसका कुछ तो असर होगा। फू!
इस शिकंजे से बचने का एकमात्र उपाय विश्वकार का असरकारक होना था। नागराज के इस बार को विनाशवक्ष ने पत्तों ने बेकार कर दिया। ओहो, इतनी तेज हवा! इस हवा ने मेरी विश्वकार तो क्या, मैं भी उड़ा जा रहा हूँ। नागराज के कहीं और पैर टिका पाने से पहले ही वे शाखाएं उसके शरीर में आ धंसी और कुछ ही पलों बाद शाखाओं से बिंदा हुआ नागराज का बेहोश शरीर हवा में झूल रहा था। विनाशवक्ष को रोकने का दम अब शायद किसी में नहीं था। जब तिलिस्म के अंदर शैतानी शक्तियां सिर उठाने में कामयाब हो सकती हैं तो ये बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि तिलिस्म से बाहर इलाके में शैतानी शक्तियां किस सीमा तक कैद आ सकती हैं। ड्रैकुला ने हम नरक के प्राणियों पर इतनी सदियों तक सिर्फ इसलिए राज किया क्योंकि उसने दिन रात खून पीकर अपने सेवकों की संख्या बढ़ा ली थी। वह 1000 खून पीता था तो मैं सिर्फ 2 सिर काट पाता था राजनगर में। अब ऐसा नहीं होगा। ड्रैकुला के बाद सबसे शक्तिशाली शैतान हूँ मैं भी सिर काट काट कर अपने सेवकों की तादाद बढ़ाऊंगा। बाकी शैतानों की नज़रें फिलहाल मुझ पर गड़ी हैं। वे चाहते हैं कि मैं असफल हो जाऊं, उनको मौका मिले, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई इंसान ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। हा 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 हा। मैं दिन रात इंसानों के शरीर काटता ही रहूँगा और जल्दी मेरे सेवकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मैं ड्रैकुला से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। उससे पहले हम तुझको वहीं भेज देंगे जहाँ पर तेरा प्रतिद्वंदी ड्रैकुला गया है, और वह जगह है पता नहीं कहाँ। उसके बाद तुम दोनों आपस में लड़कर यह तय करना कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। ड्रैकुला से भी अगर मुकाबला हो गया तो जीतूंगा मैं ही, यानी सिरकटा, और वह लड़ाई तुम दोनों भी देखोगी मेरे गुलामों की हैसियत से, क्योंकि तब तक मैं तुम दोनों के सिर काट कर और तुमको अपना गुलाम बना चुका हूँगा। इस शैतान को रोकना बहुत मुश्किल काम है, और ये यहाँ पहुँचने की जल्दबाजी में कोई प्लान भी नहीं बनाया। प्लान सीधा सा है, ब्लैक कैट। ध्रुव के आने से पहले हमको इसको हत्या करने से रोकना होगा। इस शैतान से निपटना उसी के बस की बात है। ध्रुव कितनी देर में आएगा? कमांडो हेडक्वार्टर सूचना मिली है, वह महानगर से चल चुका है, उसको यहाँ आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम इसको इतनी देर तक कैसे रोकेंगे? बस इसका हाथ इसकी तलवार तक ना पहुँचने दो, बाकी काम आसान है। यह काम इतना आसान नहीं है। सिरकटा यानी मैं सदियों पहले युद्ध में मारा गया था। मेरे बदन में अनगिनत तीर, तलवार और भाले धंसे थे, और वे आज तक मेरे शरीर में धंसे हैं। मेरी शैतानी शक्तियाँ मेरे शरीर को हथियारों का कभी ना खत्म होने वाला गोदाम बना दिया है। आहा, बचकर ब्लैक कैट बचते बचते भी इसका भाला गर्दन को छील गया है। इसकी फुर्ती लाजवाब है। लेकिन ये 16वीं 17वीं शताब्दी नहीं है जहाँ युद्ध तीर भारों से लड़े जाते हैं। 21वीं सदी है, और इस सदी का युद्ध धमाकेदार होता है। बड़ाम! उस कैट बम ने सिर कटा के चीथड़ उड़ा दिए। देखा चंडिका, सिर कटा हवा में उड़ गया नरक की तरफ। काफ़ी पावरफुल बम था, यकीन नहीं होता हम ये लड़ाई इतनी आसानी से जीत गई। सिर कटने के बाद भी कोई लड़ाई नहीं हारा, और आज भी नहीं हारेगा। ओह, ये तो हवा में सही सलामत खड़ा है, और हम इसके हटीले घोड़े को भी भूल गई थी। सबसे पहले इसे बम से उड़ाना चाहिए था। उसका मौका तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमसे मेरे घोड़े नहीं बल्कि मेरे सेवकों को भी भूल गई थी। ओहो, आज हम इतना क्यों भूल रहे हैं? इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी याद नहीं हो पा रही। और मैं भी और ये अब सिरकटा हमारी गर्दनें काटने के लिए हमारे सिर पर निशाना साध रहा है। हथियार दोनों की गर्दन उड़ाने के लिए हवा में चल चुके थे, और उनसे बचने के लिए चंडिका और ब्लैक कैट हिल तक नहीं सकती थी। लेकिन उनको हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ध्रुव ठीक समय पर वहां पहुंच गया था। बस बहुत हुआ है शैतानी का खेल। तुमने अगर शैतानियत को फैलाने की कसम खाई है तो मैंने भी सभी शैतानों को जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। तेरे अंदर मुझको रोकने लायक तो क्या, मुझे छूने लायक शक्ति नहीं है। मैं उसे साफ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तूने मेरा भयानक रूप अभी देखा नहीं है, इसलिए तू अभी अपने पैरों पर खड़ा है। ओह गजब! इसकी शैतानी ताकत! इसका कटा सिर विशालकाय रूप धारण करके खून की नदी उगल रहा है, और मेरे पैर इस खून के गाढ़े दलदल में फंस कर रह गए हैं। मैं फुर्ती के साथ हिल-डुल भी नहीं सकता, और ये मेरी गर्दन काटने के लिए तैयारी कर रहा है। शैतानों के खिलाफ जंग हर जगह जारी थी। उफ, इस विनाश वक्ष की जड़ें इमारतों को खोखला करके साथ साथ मेरे तिलिस्म को भी बनने से पहले ही तोड़ रही हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ भी करिए वैदाचार्य जी, नागराज के पास गिनी चुनी सांसें बची हैं। बगैर विनाश वक्ष को काबू में किए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर चमत्कार हो रहा था। नागराज को जगाड़ने वाली डाल सूख रही थी। आह, मैं आज़ाद हो गया। पर कैसे? मेरी जकड़ने वाली ये डाल सूखकर टूट कैसे गई? ओह समझा, मेरे विष ने इस डाल के जीव द्रव्यों को नष्ट कर दिया है। यानी मेरा विष इस वृक्ष को असर डाल सकता है, इसको सुखा सकता है। विनाश वृक्ष ने अपनी तबाही का क्षेत्र फैलाना शुरू कर दिया था। बचिए वैदाचार्य जी, अब इस वृक्ष ने अपने वैम्पायर गुणों को दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये बेजान चीज़ों का विनाश करने के साथ साथ जिंदा लोगों पर भी हमला कर रहा है।
तुम बच कैसे गए नागराज? मेरे विष ने इसकी डाल को सुखाकर टूट गई। इस वृक्ष को मेरा विष मार सकता है। जैसे ड्रैकुला मुझे काट कर गल गया था, वैसे ही ये वैम्पायर वृक्ष भी मेरे संपर्क में आने से सूख जाएगा। अगर ऐसा है तो जल्दी करो नागराज, अगर ये वैम्पायर गुण दूसरे पेड़ों में फैल गए तो गजब हो जाएगा। एक बात और, अभी तो विनाश वृक्ष द्वारा काटे गए इंसान तिलिस्म के कारण सुरक्षित हैं, लेकिन जब ये तिलिस्म टूटेगा तो थोड़े बहुत इंसान वैम्पायर को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अगर संख्या ज़्यादा हुई तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर इस विनाश वृक्ष को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया तो वैम्पायरों की तादाद बेहिसाब बढ़ जाएगी। ओहो, अब ये अपनी जड़ों के साथ साथ पत्तियों का भी प्रयोग गोलियों की तरह कर रहा है। इस तिलिस्म को शक्ति को मदद से जितने इंसानों को बचा सकते हैं बचाएंगे। तुम विनाश वृक्ष से निपटो। नागराज ने खतरनाक योजना बनाई थी। इसका एक ही डाल या जड़ विष में छोड़ने के लिए विष पूरे वृक्ष में फैल नहीं पाएगा। सिर्फ यह जड़ या डाल सूखकर वृक्ष से अलग हो जाएगी। मुझको इस विनाश वृक्ष के मुख्य तने तक पहुंचना है और उस तने तक घुसने का रास्ता भी अपने पूरे विष से उस तने में उगल देना होगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से मैं जान गंवा बैठूंगा, लेकिन मेरी एक जान हजारों निर्दोषों की जानें बचा लेगी। विनाश वृक्ष को आने वाले खतरे का आभास हो गया था। उसकी जड़ें डालें आगे बढ़ बढ़कर नागराज का रास्ता रोक रही थी, लेकिन नागराज इस बार सतर्क था और इस बार विनाश वृक्ष का शिकंजा उसको जकड़ नहीं पाया। मैं इनके मुख्य विशाल तने तक पहुंच गया हूँ। अब मुझको इसके अंदर जाने का रास्ता तय करना होगा। ध्वस्त सर्प के उसको बनाना होगा। ध्वस्त सर्प के उसको छोने विनाश वृक्ष के विनाश के टले की सुरंग बना दी। अब ये वृक्ष मुझको अपने तने में दबाकर मेरा कचूमर बना डालेगा और मेरा विष इसके तने में घुसकर इसको नष्ट कर डालेगा। विनाश वृक्ष द्वारा इस सुरंग को बंद करने से पहले ही नागराज सुरंग में प्रविष्ट हो चुका था। लेकिन नहीं नागराज, मैं तुमको इस विष से वृक्ष को नष्ट नहीं करने दूंगा। ओहो, मुझको पता होना चाहिए था कि इस विनाश वृक्ष के पीछे जिनका हाथ है वह मुझको रोकने की कोशिश जरूर करेगा। रोकना तो पड़ेगा नागराज, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह तुमको नहीं करना चाहिए। शैतानों के हिसाब से तो तुम्हारी भाषा काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। अब या तो तुम इस विनाश वृक्ष को ख़त्म करो या तुमको मारकर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। नागराज एक शैतान से जूझने जा रहा था। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स ड्रैकुला के अंत के पार्ट 1 को हम ये रोकते हैं और मिलेंगे ड्रैकुला के पार्ट 2 में, अंत में, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।